महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। एक के बाद एक कई दावे हो रहे हैं। शिंदे सरकार गिरने की बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, तो शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नए समीकरणों की सुगबुगाहट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये नए समीकरण इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव में किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी को भी चुनावी मैदान में उतरना है। अब शिंदे की स्थिति समझने जैसी है। शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तो मिल गया, लेकिन क्या जनता उन्हें बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के तौर पर ही स्वीकार करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे के साथ संख्या बल है, सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी था, सरकार बन भी गई, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी मिल गया। लेकिन इसके बावजूद जब जनता के सामने जाते हैं तो जनता ठाकरे सरनेम के साथ में चलती है। लिहाजा बहुत शुरुआत से ही आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में चाहे शिंदे हो या बीजेपी हो, राज ठाकरे के साथ इनकी नजदीकियां देखने को मिली। राज ठाकरे खुलकर तो साथ में नहीं आते हैं, लेकिन गाए बगाए जो मुलाकातें होती हैं उससे फिर सुगबुगाहट तेज हो जाती है। बीजेपी को राज ठाकरे की कितनी जरूरत, राज ठाकरे को बीजेपी की कितनी जरूरत। दरअसल ये चर्चा एक बार फिर गर्म हुई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फडणवीस राज ठाकरे से मिलने दादर स्थित उनके आवास शिव तीर्थ बंगले पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इसके बाद फडणवीस अपने काफिले के साथ यहां से रवाना हो गए। अब ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं मानी जा रही है, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं? दरअसल महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और राज्य में आगामी लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से राज ठाकरे और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन केरल के चुनाव परिणामों के बाद राज ठाकरे ने फिर से बीजेपी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद में ये राज ठाकरे का अंदाज रहा है, वो कभी तो साथ में दिखते हैं और फिर कभी प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते दिखाई देते हैं। इस बीच अब दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ठाकरे ने हाल के कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी की हार के बाद पार्टी की आलोचना करते हुए कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो इस झटके से सीख सकते हैं। राज ठाकरे कई दफा इस तरीके की टिप्पणियां कर चुके हैं। राज ठाकरे की सियासत को देखिए। राज ठाकरे के पास भी खोने को अब बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बाला साहब ठाकरे के साथ में रहते हुए उनकी राजनीति एकदम अलग अंदाज में थी। वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जाते थे, लेकिन बाला साहब ने अपने बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपी। उस समय तक भी राज ठाकरे उनके साथ में रहे। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ भी काम किया, लेकिन बाद में पार्टी में उनका जो रसूख था, जो फैसले थे, उनके जो करीबी थे, उनको लेकर उद्धव ठाकरे के फैसलों से उनकी नाइत्तफाकी थी या उनको परेशानी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया। राज ठाकरे खुद बताते हैं कि किस तरह उन्होंने बाला साहब ठाकरे को इस बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता अलग चुना। अब आप देखिए कि राज ठाकरे की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कई साल हो गए उनकी पार्टी को बनाए हुए। उनको अपेक्षित सफलता मिली ये भी नहीं कहा जा सकता। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके प्रशंसक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सीमित रह गए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ में। ये एक ऐसा दौर आया जब शिवसेना में उठापटक का दौर चला है, जबकि राज ठाकरे के लिए एक उम्मीद जगी। दरअसल यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम इस बात का कि बाला साहब ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। इस वक्त लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। एक है उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और परंपरागत रूप से उनको विरासत में पार्टी भी मिली थी। अब राज ठाकरे, जो कि माने जाते हैं, उनका अंदाज बाला साहब ठाकरे जैसा रहा, उनको उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पार्टी में उनको जगह नहीं मिली। बाला साहब ठाकरे भी उनकी कई बार आलोचना करते दिखाई दिए। नकलची उनको कई बार आप देखते हैं, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जाता है कि वो बाला साहब ठाकरे की नकल करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ चीजें हैं जो राज ठाकरे को एकदम अलग खड़ा करती हैं। एक तो बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज, दूसरा राजनीति करने का वही बेबाक अंदाज जो बाला साहब ठाकरे का था। कमियों के लिहाज से देखा जाए तो राज ठाकरे बहुत झटके में फैसले लेते हैं और कई बार राज ठाकरे जो हैं वो उनके जो बयान होते हैं वो उनके सहयोगियों को भी बहुत रास नहीं आते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं।
वो एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में लाने में कामयाब हुए। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की टक्कर के लिए कौन सा गठबंधन लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। शिंदे एकमात्र विकल्प फिलहाल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शिंदे की अपनी ताकत की बात करें तो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बेशक पार्टी उनके साथ में है, लेकिन टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या जनता के बीच में एकनाथ शिंदे के विषय में मैं आपको बता दूं कि देश की राजनीति में बहुत मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग उनका नाम भी ना जानते हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे बेशक महाराष्ट्र की सियासत में और शिवसेना के लिहाज से बहुत बड़े नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में और देश की राजनीति में उनका नाम गूंजा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद या उससे पहले जो उन्होंने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, उसके बाद। इसका क्या असर पड़ा होगा, इसको लेकर चिंता जो है वो शिंदे गुट में भी रही है। शिंदे गुट में भी उहापोह की स्थिति देखी जाती है। यहां तक दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और वो हमसे आकर मिल सकते हैं। गजानन कीर्तिकर ने हाल में कहा कि बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वो शिंदे गुट के सांसद हैं। कुल मिलाकर शिंदे के लिए सारी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि बस उनको पार्टी का नाम मिल गया तो अब आगे की राह आसान हो गई। ये राह और मुश्किल हुई है, अब जनता के बीच खुद को साबित करना है। इससे पहले बीजेपी भी इस बात को जानती है कि सिर्फ शिंदे के भरोसे वो शिवसेना के साथ में चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती है। राज ठाकरे वो नाम है जो कि ठाकरे सरनेम, ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। बेशक वो शिवसेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनका राजनीति करने का अंदाज भी हो रहा है। शिंदे और राज ठाकरे का कॉम्बिनेशन ये बीजेपी के लिए ठीक दिखाई पड़ता है। लिहाजा बीजेपी की नजदीकियों को राज ठाकरे के साथ आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीजेपी प्रयासरत है। बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। राज ठाकरे जानते हैं ये ऐसा मौका है जब इस वैक्यूम में अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो चमका ले जाए तो आने वाले दिनों में उनकी राजनीति, अमित ठाकरे की राजनीति परवान चढ़ सकती है। लिहाजा राज ठाकरे भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सोचकर वो फैसले लेते हैं किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो कभी तो वो बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं, फिर एक झटके में वो कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं जो ऐसा लगता है कि बीजेपी को नसीहत देने वाले हैं। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जरूरत फिलहाल राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। अब राज ठाकरे ये जरूरत कितनी महसूस करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे। शिवसेना का नाम के साथ साथ आपको ठाकरे सरनेम भी चाहिए। ये ठाकरे सरनेम लाने के प्रयास कई अन्य, निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे, तमाम लोगों को मंच पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन ठाकरे सरनेम की जो विरासत है उसको दिखाने के लिए अभी दो ही बड़े नाम दिखाई पड़ते हैं, एक उद्धव ठाकरे, एक राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिल्कुल अलग राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ शिंदे को और बीजेपी को, क्योंकि शिंदे की जितनी राजनीति चल रही है वो बीजेपी के सपोर्ट से चल रही है, निश्चित तौर पर इन दोनों को अभी राज ठाकरे के सरनेम की जरूरत है, राज ठाकरे के चेहरे की जरूरत है। अब ये चेहरा इनको मिल पाता है नहीं मिल पाता, ये राज ठाकरे के निर्णय पर डिपेंड करेगा। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला दावा हुआ है। 22 विधायक और 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। ये चौंकाने वाला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो शिंदे की शिवसेना पूरी तरह से टूट जाएगी। ये दावा निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस तरह के दावे पहले भी करते रहे हैं, संजय राउत करते रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक बार फिर से बड़ा दावा सामने आया है कि 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से होगा बड़ा फेरबदल? शिंदे की शिवसेना छोड़ ठाकरे के पास क्या 22 विधायक आना चाहते हैं, 9 सांसद आना चाहते हैं, और ऐसा होगा तो क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए ये दावा कैसे हुआ है, किस आधार पर कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ने हाल के समय में काफ़ी उथल पुथल देखी है। उद्धव शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि शिंदे शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विनायक राउत ने दावा किया कि शिंदे शिवसेना के 13 में से 9 सांसद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संपर्क में हैं। उद्धव शिवसेना का दावा है कि सांसदों का तिरस्कार किया जा रहा है। देखिए, आप ये याद रखिए कि गजानन कीर्तिकर तो खुलकर बोल चुके हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है,
ऐसे में इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। गजानन कीर्तिकर शिंदे के साथ में जुड़े हुए सांसद हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, इसमें शिंदे के किन किन सांसदों को जगह मिलती है, इस पर बड़ा सवाल है। और श्रीकांत शिंदे जो कि शिंदे के बेटे हैं, वो भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो सांसद इस वक्त शिंदे के साथ में हैं, इनके भीतर कोई फूट देखने को मिल सकती है। इसी तरह कहानी विधायकों की भी है। कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्री नहीं बनाए जाने से या राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल शिवसेना उद्धव गुट के विनायक राउत ने यह भी कहा है कि शिंदे शिवसेना के सांसद इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके काम नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें तिरस्कार भी झेलना पड़ रहा है। विनायक राउत का यह दावा शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें कीर्तिकर ने कहा था कि भाजपा द्वारा शिंदे शिवसेना की अवहेलना की जा रही है और एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, देसाई ने राउत से माफ़ी की मांग की है। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभू राजे देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर मिलने की इच्छा जताई थी। राउत ने कहा कि देसाई इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि देसाई ने ठाकरे को संदेश भेजने की बात को खारिज कर दिया है। साथ ही देसाई ने विनायक राउत से माफ़ी की मांग की है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उनका नाम लेकर यह बात कही गई है। देसाई ने कहा कि वो राउत को 2 दिन का नोटिस दे रहे हैं, अगर राउत ने अपने बयान वापस नहीं लिया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट तो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। यहाँ पर शिंदे को शिवसेना तो मिल गई, चुनाव चिन्ह तो मिल गया, लेकिन शिवसेना वाली बात नहीं मिल पा रही है और बीजेपी भी इसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई पड़ रही है। आगामी दिनों में किसी न किसी गठबंधन के साथ बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है। बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र की सियासत में अपने दम पर चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा और अभी तक शिवसेना के साथ ही ये दोनों का जो समीकरण है, ये युति जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है और महाराष्ट्र की सियासत में इसका अपना असर रहा है। लेकिन वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी वाली शिवसेना थी। अब क्या एकनाथ शिंदे को उस तौर पर स्वीकार किया जाएगा, खास तौर पर तब जबकि बगावत करके उन्होंने किनारे कर दिया उद्धव ठाकरे को, सहानुभूति उद्धव ठाकरे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र की सियासत में सरकार को चलाए रखना, बनाए रखना, ये एक चुनौती तो दिखाई ही दे रही है और आगामी चुनाव में किस तरह का गठबंधन हो, ये विधायक और सांसद किसके साथ जाएं, ये भी सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। टिकट किससे मांगेंगे, बीजेपी से मांगेंगे, शिंदे से मांगेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की स्थिति, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो विधायक आए, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वहाँ पर टिकटों का वितरण हो पाएगा, जस्टिस मिलेगा, इन लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि इनके ही क्षेत्रों में बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता हैं, उनमें से और इनमें से किसका चुनाव करेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। यही स्थिति कहीं यहाँ तो नहीं बनेगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि जैसे आप शिवसेना के साथ करते आए हैं सीट शेयरिंग, वैसे ही होगी। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान तो दे दिया, स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं हम पूरा सम्मान करते हैं और देखा जाएगा इस पर क्या किया जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही रहेगा जो शिवसेना के साथ चलता आया है, अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ चलता आया। ये बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगा, ये अजीत पवार कह रहे हैं। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को लेकर भी एक सोच बीजेपी की दिखाई दे रही थी कि इसमें अगर फूट होती है, और जब खासतौर पर अजीत पवार दूर जा रहे हैं और शरद पवार इस्तीफा देते दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्या महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ रही। फिर उन्होंने भी सीट शेयरिंग की बात कही कि अब बात कर लेनी चाहिए बैठ के किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी को ज़्यादा मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ घमासान यहीं होगा, घमासान यहाँ भी होगा जहाँ भी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि उद्धव के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि शरद पवार जानते हैं ताकत बढ़ानी है, तो मिलजुल कर कांग्रेस और उद्धव के साथ में जाना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ की स्थिति और वहाँ की स्थितियों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि शिवसेना भाजपा के गठबंधन को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचे बिना योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं या किया जाएगा। पवार ने यह भी कहा कि एमवीए की पार्टियां भाजपा शिवसेना गठबंधन के सामने अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। राउत हालांकि पहले भी ये दावा कर चुके हैं, संजय राउत, विनायक राउत ने ताज़ा दावा किया, लेकिन संजय राउत ने पहले क्या कहा था? संजय राउत पहले भी कह चुके हैं कि सरकार जो है वो कुछ दिनों में गिर जाएगी। हालांकि उन्होंने उस समय पर कहा था 15-20 दिनों में सरकार गिर जाएगी, वो 15-20 दिन बीते, बहुत समय हो गया, सरकार नहीं गिरी।
राउत ने दावा किया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके 40 विधायकों की सरकार 15-20 दिनों में गिर जाएगी। शिवसेना के नेता ने पूर्व में भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी थी। शिंदे ने शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायकों को तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उद्धव गुट के 13 सांसद भी शिंदे के पास चले गए थे। साल 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में एकनाथ शिंदे सबसे आगे थे। यहां उद्धव ठाकरे ने परंपरा पलटते हुए पहली बार ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को देने का फैसला किया था। इसके बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इससे एकनाथ शिंदे उनसे छिटक गए थे, तब से कहा जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा थे और लगातार वो सरकार के साथ बने रहे। और जब उद्धव ठाकरे बीमार हुए तो उस समय एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का एक बड़ा मौका मिला, साथ में बातचीत करने का मौका मिला। इससे कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में अच्छी पकड़ बनाई, विधायकों में अच्छी पकड़ बनाई और बाद में वो इन विधायकों के साथ में अलग हो गए। हालांकि उनका कहना है कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। खैर, एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र की सियासत आ गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।